जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वह प्यार में है, तो मुझे अपने अंदर एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ, जो खुशी और हल्की चेतावनी के संकेत के बीच का कुछ था। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत मजबूत रहा है। मैंने उनकी यात्रा को करीब से देखा, उनके पहले कदम से लेकर उनकी सफलता तक, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए, अपनी कंपनी खड़ी करते हुए तथा कठिन परिश्रम से धन कमाते हुए देखा। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। प्रत्येक उपलब्धि समर्पण, रातों की नींद हराम करने और बलिदान का परिणाम थी, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो इसे करीब से जानते हैं। इसलिए जब उसने बताया कि यह रिश्ता गंभीर होता जा रहा है और वह चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ हवेली में आकर रहे, तो मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ गहरा है। यह सिर्फ एक गुजरने वाला दौर नहीं था। यदि उन्होंने उसे हमारे घर लाने का निर्णय लिया था, तो यह इसलिए था क्योंकि उन्हें सचमुच विश्वास था कि वह ही वह व्यक्ति थी जिसके साथ वह अपना जीवन साया करना चाहते थे। उसका नाम मेलिना था। मैं उससे एक दोपहर अचानक मिला। मेरा बेटा उसे बाहों में बाहें डाले हुए आया और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो केवल तभी आती है जब आप किसी तीव्र भावना से अभिभूत होते हैं। उसने एक परिष्कृत पोशाक पहनी थी, जो देखने में तो साधारण लगती है, लेकिन उसकी कटाई और कीमत उसकी विशिष्टता को प्रकट करती है। उसका मेकअप एकदम बेदाग था, मानो वह अभी अभी किसी फोटो स्टूडियो से निकली हो। वह उत्साह से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ खोखलापन महसूस हुआ। यह एक व्यापक इशारा था, जिससे दांत तो दिख रहे थे, लेकिन आंखें नहीं चमक रही थीं। उस क्षण से मुझे लगा कि कुछ असंगति है। मेलिना मेरे साथ मित्रवत, विनम्र और स्नेहपूर्ण थी। वह मेरे साथ औपचारिक व्यवहार करती थी और मुझे मैडम कहती थी, हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि वह अधिक अनौपचारिक हो सकती है। वह सुंदर लग रही थी, और शायद वह थी भी, लेकिन मुझे नहीं। उसके चारों ओर एक प्रकार का पर्दा था, एक ऐसा भेस जिसे केवल कोई चौकन्ना व्यक्ति ही देख सकता था। ऐसा लगता था मानो वह हमेशा अभिनय कर रही थी, शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन कर रही थी, हावभाव और यहाँ तक कि मौन को भी नियंत्रित कर रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखें घर को देख रही थीं, पेंटिंग्स, फर्नीचर, कालीनों पर घूम रही थीं, मानो वह अपने दिमाग में हर चीज की सूची बना रही हो। और मैंने यह भी देखा कि वह अपने अतीत के किसी भी विषय को छूने से बचते थे। उसने बताया कि वह एक कार्यालय सहायक के रूप में काम करती है और उसने डिजाइन का अध्ययन किया है, लेकिन जब मैंने उससे अधिक विशिष्ट जानकारी मांगी, तो उसने या तो टाल दिया या अस्पष्ट जवाब दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जो किसी से जुड़ना चाहती हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके पास पहले से कोई योजना है। मेरा बेटा, अपनी ओर से, पूरी तरह प्रसन्न था। मैंने उसे इतना उज्ज्वल कभी नहीं देखा। वह उसके लिए विशेष रात्रिभोज तैयार करता था, उसके कमरे में फूल छोड़ता था, उसके बारे में लगभग काव्यात्मक प्रशंसा के साथ बात करता था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अंततः कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उन्हें समझता है, जो बिना किसी मांग के उनके साथ चलता है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मेलिना दूसरों से अलग है, उसे भौतिक वस्तुओं की परवाह नहीं है, वह शुद्ध भावना के कारण उनके साथ है। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि मैं उसकी भावनाओं को झकझोरना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बेचैनी बनी रही। ईर्ष्या या अधिकार जमाने की भावना से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान से। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा खुश रहे, वह अपना परिवार बनाए और इस विशाल घर में जान डाल दे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह इसके लिए अपनी शांति का त्याग करे। पहले कुछ दिनों तक सहअस्तित्व शांतिपूर्ण था। मेलिना सहज दिख रही थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ से परिचित थी। कुछ ही समय में मुझे पता चल गया कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी। उन्होंने खाना बनाने, घर की सजावट में मदद करने और यहाँ तक कि कंपनी के कारोबार में भी रुचि दिखाने की पेशकश की। उन्होंने खातों, कर्मचारियों, परियोजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे, और यद्यपि उन्होंने स्पष्ट जिज्ञासा का दिखावा किया, लेकिन मैं पहले से ही उस प्रकार की रुचि को जानता था। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण की खोज थी। मैंने अपने बेटे को धीरे से चेतावनी देने की कोशिश की। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि मैं उसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानता था, और दिखावा भी धोखा दे सकता है। वह बस हंसा, मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक हो रही हूँ। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और टकराव न करने का निर्णय लिया।
मैं उसके साथ टकराव पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यह दिखावा भी नहीं कर सकता था कि मैंने जो देखा वह मैंने नहीं देखा। एक रात मैंने मेलिना को छत पर धीमी आवाज में फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि वह खुश है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और जल्द ही उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह हकदार है। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे मुझे सिहरन हो रही थी। मैं यह नहीं पहचान सका कि फोन के दूसरी ओर कौन था, लेकिन जिस तरह से वह बोल रहा था उससे स्नेह नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा झलक रही थी। जब उसने मेरी उपस्थिति देखी तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह किसी मित्र से बात कर रहा हो। जल्दी से फोन रख दिया और बनावटी मुस्कान के साथ मेरे पास आया और कहा कि वह मेरे बेटे के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहा है। वह ऐसे मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे अतिरिक्त ध्यान से देखने लगा। मैंने देखा कि जब मेरा बेटा घर से बाहर होता था तो उसका व्यवहार बदल जाता था। वह मेरे प्रति अधीर, उदासीन और यहाँ तक कि असम्मानजनक हो गई। प्रारंभिक मधुरता लुप्त हो गई तथा अहंकारपूर्ण मुद्रा ने स्थान ले लिया। एक बार मैंने मेलिना को मेरे बेटे के दस्तावेज, उसके ईमेल और डायरी आदि देखते हुए देखा। एक अन्य अवसर पर मैंने उसे एक नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखा। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने गलती करने का नाटक किया और कहा कि वे व्यंजनों की सूची बना रहे थे। इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैं अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरी बात नहीं सुनेगा। वह प्यार में अंधा हो गया था और मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता। मेलिना चालाकी करना जानती थी। वह उसे स्नेह से घेर लेती थी, उसकी प्रशंसा करती थी और उसके द्वारा किए गए हर काम से चकित हो जाती थी। वह एक आदर्श साथी का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बेटे को एक आरामदायक भ्रम में लपेट रही थी जो उसे वास्तविकता देखने से रोक रहा था। वह संतुष्ट लग रहा था और मैं अपने संदेहों में अकेला था। मैंने जो कुछ भी देखा उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, उसे चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं बल्कि उसे बचाने के इरादे से। मैंने तारीखें, दृष्टिकोण, शब्द सब लिख लिए। अगर एक दिन सच्चाई सामने आ गई तो मैं उसे साबित कर सकूंगा। समय के साथ मेलिना हमारे जीवन में समा गई। उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए घर को अपनी पसंद के अनुसार पुनर्सजाया, फर्नीचर बदला, स्थान में परिवर्तन किया। मेरे बेटे ने उसे पूरी आज़ादी दी, कार्ड, पासवर्ड और कंपनी तक पहुंच मुहैया कराई। धीरे धीरे इसने तेजी से नाजुक क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली और मैं चुपचाप देख रहा था तथा अपनी हताशा को नियंत्रित करने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। मैं बिना आक्रामक लगे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हम दोनों के बीच संबंध ठंडे पर गए हैं। यह एक विनम्र सहअस्तित्व था, लेकिन इसमें कोई भावनात्मक बंधन नहीं था। उसने मेरे साथ सभ्य व्यवहार किया, लेकिन दूरी बनाए रखी। मैंने भी अच्छा दिखने की कोशिश नहीं की। मैं अपने बेटे के सम्मान के कारण अपने स्थान पर रही, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था और मैं जानता था कि यह भावना आपसी थी। यह एक प्रकार का मौन युद्ध था जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को सही सी समझ लेता था और उसे शब्दों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तभी घोषणा हुई। एक दिन मेरे बेटे ने हम सबको लिविंग रूम में बुलाया और कहा कि वे 2 सप्ताह में शादी कर लेंगे। मैं कुछ छोटा, परिष्कृत किंतु अंतरंग सा कुछ चाहता था। उन्होंने कहा कि निर्णय पहले ही हो चुका है और उन्हें हमारे समर्थन की उम्मीद है। मैं अवाक रह गया। मैंने बस उसे गले लगाया और उसकी खुशी की कामना की। मैंने अपना सारा डर निकल लिया। यह बहस करने का समय नहीं था। स्थिति पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब बस निरीक्षण करना बाकी था। शादी बहुत शानदार, बहुत महंगी और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई। मेलिना बहुत प्रसन्न दिख रही थी। मुझे सुर्खियों में रहना पसंद था। मेहमान शांत, कृत्रिम आकृतियां थे, सभी ऐसे दिख रहे थे जैसे वे किसी फैशन संपादकीय से निकल कर आए हों। मुझे अपने ही घर में असहज महसूस हुआ, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही, अपने बेटे के लिए, उसके लिए नहीं। जब पार्टी खत्म हुई और सब चले गए तो सन्नाटा छा गया। मेरा बेटा मेलिना के साथ कमरे में चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। मेरा बेटा अब एक दूसरी वास्तविकता का हिस्सा था। मैंने उसे हमेशा के लिए नहीं खोया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह महिला उसे हमसे दूर ले गई थी और मैं केवल इंतजार ही कर सकता था, क्योंकि सच्चाई देर-असबेर सामने आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है।
शादी के बाद बदलाव और तेज हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे घर को अब नया शासक मिल गया है। मेलिना ने पूछा, नहीं, उसने थोपा। यह सुझाव नहीं देता, यह निर्धारित करता है। प्रातःकालीन पुष्प सज्जा का स्थान अब आधुनिक, ठंडी और अवैयक्तिक वस्तुओं ने ले लिया है। पारिवारिक तस्वीरें गायब हो गई है, उनकी जगह अर्थहीन अमूर्त चित्रों ने ले ली है। पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों की जगह डिजाइनर बर्तनों ने ले ली। उस घर के इतिहास से संबंधित हर चीज का स्थान उसके सौंदर्य, उसके क्षेत्र, उसकी इच्छा ने ले लिया। और मेरे बेटे को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह खुश था, शांत था, लगभग भोला था। मैं काम से घर आता और बिना किसी पूर्व सूचना के रखे गए नए रसोइये के साथ मिलकर वह खाना खाता जो वह बनाती थी। उसने उसकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, उसमें उस जीवन की तस्वीर देखी जिसे वह परिपूर्ण मानता था। मैं खामोश रहा। मैं देखता रहा और हर संकेत को इकट्ठा करता रहा। वह अब संदिग्ध नहीं थी, यह दृढ़ विश्वास था। कुछ महीने बाद मेरे बेटे ने मुझे बगीचे में बातचीत के लिए बुलाया। मैं घबरा गया था। उसने मुझे कसकर गले लगाया, सामान्य से भी अधिक कसकर। और उन्होंने घोषणा की, मेलिना गर्भवती थी। मैंने खुश होने का नाटक किया। मैंने कहा कि इस खबर ने मुझे भावुक कर दिया है, कि पोतापोती का आना एक उपहार होगा। लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकेगा। गर्भावस्था ने उसे बदल दिया। वह अपने पेट से बातें करने लगी और अपने बच्चे के साथ भविष्य की कल्पना करने लगी। उन्होंने एक कमरे का नवीनीकरण करवाया, एक डिजाइनर को काम पर रखा तथा खुद को पालन पोषण से संबंधित पुस्तकों में डुबो लिया। मैं उसे कोमलता और आशंका के मिश्रित भाव से देख रहा था। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया वह वास्तविकता से बहुत दूर था। मेलिना ने अपनी नई स्थिति के हर पल का आनंद लिया। गर्भावस्था ने उसे अछूत बना दिया। मैंने इसे नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रयोग किया। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने उसे कपड़े पहनने में मदद की। उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक इच्छाएं उत्पन्न होती थीं और वे उन्हें पूरा करने के लिए शहर को पार कर जाते थे। उन्होंने दावा किया कि रोशनी से उन्हें परेशानी हो रही थी और पूरे घर की रोशनी बदल दी गई। मैंने कभी भी उसमें बच्चे के प्रति स्नेह का कोई सच्चा भाव नहीं देखा, केवल शिकायतें, मांगें, ब्लैकमेल। वह अधिक ठंडी और अधिक अहंकारी हो गई। वह मेरे साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करने लगा, मानो मेरी उपस्थिति उसके लिए एक बाधा हो। फिर भी मेरे बेटे ने अपने होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ सहन किया। जब बच्चा पैदा हुआ तो एक और परिवर्तन हुआ। वह एक लड़का था, मेरा पोता, मेरा प्रकाश। मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब वह अस्पताल में था, बहुत छोटा, त्वचा पर यूरियन, आंखें बंद। यह जीवन को फिर से अर्थ मिलने जैसा था। मैं वही रो पड़ा। मेरे बेटे ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेलिना ने मुझे उसे केवल कुछ मिनट तक ही पकड़ने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि बच्चे को आराम की जरूरत है, वातावरण में बहुत सारे कीटाणु हैं और डॉक्टर सावधानी बरतने को कह रहे हैं। मैं बिना विरोध किए वहां से चला गया। मैं उस पल को बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए तो वह पहले ही क्षण से मेरा हिस्सा थे। पहले कुछ महीने कठिन थे। बच्चा रात को रोया। मेरे बेटे ने अतिथि कक्ष में सोना शुरू कर दिया क्योंकि मेलिना ने कहा कि उसे जगह चाहिए। उसने एक नानी को रखा, लेकिन जल्द ही उसे नौकरी से निकाल दिया, यह कहते हुए कि कोई भी बच्चे की उतनी देखभाल नहीं करता जितनी वह करती है। लेकिन सच तो यह है कि वह किसी के प्रति समर्पित नहीं थे। हाँ, मैं थक गया था, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी रुचि समाप्त हो गई थी। वह अपने मोबाइल फोन पर घंटों बिताती, संदेशों का आदान प्रदान करती, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती, अपने शरीर के बारे में शिकायत करती, उस समय के बारे में शिकायत करती जो अब केवल उसका नहीं था। मैंने मदद की पेशकश की, बच्चे की देखभाल करना, बोतलें तैयार करना, उसे सिर पर ले जाना। पहले तो उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्द ही उसने नियम लागू करना शुरू कर दिया कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ूंगा, कि मैं पुराने गाने नहीं गाऊंगा, कि मैं कुछ उत्पादों का उपयोग नहीं करूंगा। यह अधिकाधिक कठोर होता गया। वह चाहती थी कि बच्चे और उसके अलावा किसी और के बीच कोई वास्तविक रिश्ता न बने, यहाँ तक कि पिता के साथ भी नहीं। मेरे बेटे ने सद्भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अधिक से अधिक काम करके वह अपने नए परिवार को आराम प्रदान करना चाहता था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति बढ़ती गई।
उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए अनमोल पल खो दिए। और जब वह आसपास होती थी तो मेलिना उसे तुच्छ कार्यों में व्यस्त रखती थी तथा उसे वास्तविक समस्याओं से दूर रखती थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने देखा कि बच्चा अकेले जागकर पालने में रो रहा था। मैंने देखा कि मेलिना अपने नाखून ठीक करवाने के लिए बाहर गई थी और अपने बेटे को ऐसी नानी के पास छोड़ गई थी जो उसका नाम भी नहीं जानती थी। मैंने देखा कि मेरे बेटे के खाते से पैसा गायब हो रहा है। अत्यधिक खरीदारी और आवश्यकता के रूप में छिपी हुई विलासिता की वस्तुओं के कारण पैसा खत्म हो रहा है। इससे भी अधिक, मैंने देखा कि वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। हंसी दुर्लभ होती जा रही थी। वह ठीक से सो नहीं पाया, थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह चलता रहा, यह सोचकर कि यह थकान पिता होने का एक हिस्सा है। इस बीच मेलिना के साथ मेरा रिश्ता खराब होता जा रहा था। हमारा सहअस्तित्व एक खाली रंगमंच था। हम अब दयालु होने का दिखावा नहीं करते। उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं बस देखता रहा। घर का माहौल ठंडा और तनावपूर्ण था, जैसे कांच के फर्श पर चल रहे हो जो टूटने वाला है। और फिर भी मैंने वह घर नहीं छोड़ा। मैं नहीं कर सका। मेरा बेटा वहां रहता था और मेरा पोता भी। उन्हें छोड़ना, उन्हें ऐसे व्यक्ति के हाथों में छोड़ना होगा जिसने कभी उनसे सच्चा प्यार नहीं किया। समय बीत गया। लड़का 1 वर्ष का हो गया। उसने अपने पहले कदम उठाने शुरू किए, मीठी मीठी बातें करने लगा, ऐसी पवित्रता के साथ हंसने लगा जो दवा की तरह लगती थी। वह मुझसे ऐसे लिपट गया जैसे हमारी आत्माएं एक दूसरे को पहले से ही जानती हों। उसने मुझे कसकर गले लगाया और अपनी आंखों से मुझे खोजता रहा। मैं जानता था कि दुनिया की कोई भी चीज उस बंधन को नहीं तोड़ सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेलिना ने क्या किया। मेरा बेटा अंधा रहा, भोलेपन के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण। मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह दिनचर्या का हिस्सा है। झगड़े और थकान तो परिवार के साथ ही आते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों के साथ जीना एक बात है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बिल्कुल अलग बात है जो सिर्फ दिलचस्पी के लिए वहां है। एक बार मैंने अपने बेटे को आंकड़ों में डूबा हुआ, खर्चों की समीक्षा करते हुए तनावग्रस्त पाया। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। मैंने पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। उन्होंने मुझे वैसे ही गले लगाया जैसे वे बचपन में करते थे और मुझसे कहा कि मैं उन पर भरोसा करूं। उसने जो आवाज इस्तेमाल की वह किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो टूटने के कगार पर था। मैंने भरोसा किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक मौन निर्णय पहले ही हो चुका था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता था कि उसे धीरे धीरे खुद को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था। जब बच्चा 1 साल का हो गया तो घर में कैदखाना बन गया। वहां कोई चीख पुकार नहीं थी। वहां कोई झगड़ा दिखाई नहीं दिया। सब जगह मौन छाया हुआ था, एक भारी कंबल की तरह। खुशियां गायब हो गई थी। कठोर हावभाव, ठंडी निगाहों और कभी भी ईमानदार न रही बातचीत में दब गई थीं। यह एक खुशहाल परिवार की तरह कारागार था। मेलिना ने सब कुछ नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी की राय लिए घर का नवीनीकरण करा दिया। उन्होंने फर्नीचर बदला, कार्यक्रम बदले, मेनू में बदलाव किया और यहाँ तक कि मेरे बेटे की नियुक्तियों और भोजन का भी प्रबंध किया। उसकी हर हरकत पर उसकी नजर रहती थी। उसने कहा कि यह मदद करने के लिए था, तनाव दूर करने के लिए था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उसे बेकार की चीजों में व्यस्त रखा। उसे उन चीजों से दूर कर दिया जो वास्तव में मायने रखती थी। उसका बेटा, उसकी माँ, उसका अपना जीवन। वह उसके और दुनिया के बीच पुल, या यूं कहें कि दीवार, बन गए। अगर कोई मेरे बेटे से बात करना चाहता था तो उसे पहले उससे बात करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि अपने पोते के साथ कुछ योजना बनाने के लिए भी मुझे अनुमति लेनी पड़ती थी। और लगभग हमेशा ही बिना किसी स्पष्टीकरण के उत्तर नहीं होता था। उसने सीधे सीधे कुछ कहे बिना ही यह स्पष्ट कर दिया कि अब मेरा वहां स्वागत नहीं है। परोक्ष टिप्पणियां, घर की गतिशीलता को आधुनिक बनाने के सुझाव, दादा दादी द्वारा शिक्षा में बाधा डालने के आरोप, सब कुछ मेरी ओर इशारा कर रहा था। लेकिन मैं चुप रहा। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि वह वास्तव में यही चाहती थी, एक प्रतिक्रिया। मैं चाहता हूं कि मैं अपना दिमाग खो दूं ताकि मेरे पास कोई कारण हो। लेकिन इस बीच मेरा पोता मेरी छोटी सी दुनिया बन गया। वह मुझमें ही आराम, नींद, संगीत और प्रेम खोजता था। वह मुझे ही देखता था,
मुस्कुराता था और खुद को उसके हवाले कर देता था। और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह यह नहीं देख सकती थी कि कोई उससे अधिक प्यार करे। इसलिए उसने उस लिंक को काटने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बिगाड़ दिया है, मैं उनके विकास में बाधा डाल रहा हूँ। प्रत्येक चीज के लिए क्षमा। सच तो यह है कि वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकी कि वहां सच्चा प्रेम भी था। मेरे बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से असहज था। उसने मुख से धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मेलिना थकी हुई थी और प्रसवोत्तर अवधि कठिन थी। मैं समझा, इसीलिए मैंने इतना विरोध किया। लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह थकान नहीं थी, यह गन्ना थी, नियंत्रण। यह एक नाटक था। जब मेलिना ने कंपनी में घुसपैठ शुरू की तो सब कुछ तीव्र हो गया। मैंने बैठकों में भाग लेने के लिए कहा, मैं वित्त को समेटना चाहता था, निर्णय लेना चाहता था। मैं भागीदार बनने की बात कर रहा था। और मेरा बेटा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, झुक गया। उन्होंने उसे अपने ईमेल तक पहुंच प्रदान की, छोटे मोटे खातों का प्रबंधन करने की अनुमति दी तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। और मैं बस देखता रहा, भारी मन से। तभी मैंने उनसे सामना किया। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन पर नियंत्रण खो रहे हैं। वह महिला वह नहीं थी जो उसने सोचा था। उसने मेरी ओर दुर्ग से देखा। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी पत्नी को स्वीकार करना होगा, उन पर भरोसा करना होगा कि वह परिवार के लिए सब कुछ करेंगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मैं चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि हताशा थी। और मैं समझ गया कि वह केवल अपनी आंखों से ही देखेगा। इसलिए मैंने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने अजीब हरकतों की तस्वीरें लीं। मैंने गुप्त रूप से बातचीत रिकॉर्ड कर ली। मैंने संदिग्ध खर्चों का रिकॉर्ड रखा। यह एक मौन काम था। यह बदला लेने के लिए नहीं था, यह न्याय के लिए था। वैसे, यदि आप अब तक इस कहानी पर नजर रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह की वास्तविक, भावनात्मक कहानी में रुचि है। तो अब चैनल की सदस्यता लेने का लाभ उठाए। इससे वास्तव में इस कार्य को जीवित रखने में मदद मिलती है और आप किसी भी आगामी कहानी से चूकते नहीं हैं। घर में घुटन भरा सन्नाटा छा गया। यह बारूदी सुरंगों पर पैर रखने जैसा था, कोई भी गलत कदम घातक हो सकता था। एक दिन, बच्चे के कमरे की सफाई करते समय मुझे एक दराज के नीचे एक फोल्डर छिपा हुआ मिला। यह मेलिना का था। उसके नाम पर किराए के अनुबंध, छिपे हुए खाता विवरण, मेरे बेटे के पैसे से बैंक लेन देन। सभी सावधानी से प्रच्छन्न, लेकिन मेरे लिए यह पर्याप्त नहीं है। मैं समझा, यह एक भागने की योजना थी, एक खामोश बोरी। मैंने फोल्डर बंद कर दिया, उसे अपने कमरे में ले गया और कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि समय मेरे पक्ष में है, क्योंकि जो विश्वासघात करता है, वह विश्वास भी करता है। और जो लोग प्रेम करते हैं, वे देर सवेर देख ही लेते हैं। 2 साल बीत गए हैं। बाहर से देखने पर घर अभी भी सुंदर था। अंदर, एक खाली कंकाल। मेरा बेटा अभी भी नहीं देख सकता। या फिर मैंने इसे देखा और इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत अधिक काम किया। मैं ऑफिस में सोया। उन्होंने कहा कि ये अत्यावश्यक प्रतिबद्धताएं थीं। मैं जानता था कि यह एक पलायन था, एक ऐसे घर से भागना जहां उसे अब शांति नहीं मिलती थी। मैंने साक्ष्य इकट्ठा करना जारी रखा, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा। युद्ध ठंडा था, और इन सब के बीच में मेरा पोता, अब 2 साल का हो गया है, थोड़ा भावनात्मक रडार की तरह संवेदनशील। उसने अपने पिता की अनुपस्थिति, अपनी मां की अवमानना को महसूस किया और वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गया। वह उस माहौल में बड़ा होने के लायक नहीं था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे ऑफिस से फोन किया। उन्होंने कहा कि वह उस दिन दोपहर में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। उसने मुझसे बच्चे की देखभाल करने को कहा। मुझे उसकी आवाज का लहजा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि वह पिछली रात से ही मेलिना से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका सेल फोन बंद था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके पास आऊं और उससे बात करूं। मैं चला गया। शयनकक्ष का दरवाजा आधा खुला था। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था, लेकिन एक आवाज ने मुझे रोक दिया। मेलिना। वह फोन पर उस मधुरता से बात कर रहा था जो उसने हमसे पहले कभी नहीं की थी। मैंने कबूल किया। उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है, जल्द ही उसके पास पैसे होंगे, उसे कुछ भी संदेह नहीं है।
जैसे ही कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, वादा की गई राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। और यह कि बच्चा कोई समस्या नहीं बनेगा। दादी माँ ध्यान रखेंगी, हमेशा की तरह। मैं तो जैसे स्तब्ध रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने छुपा दिया। उसने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए हॉल से नीचे चली गई। मैं सदमे में अपने आप को घसीटते हुए अपने कमरे में चली गई। यह कल्पना नहीं थी। उसका एक प्रेमी था और मैं अपने बेटे को क्रूर तरीके से धोखा देने वाला था। अपना जीवन लुटो और बच्चे को एक बॉय की तरह मेरी बाहों में फेंक दो। मुझे ठीक होने में कुछ समय लगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं भावनाओं में बहकर काम नहीं कर सकता। अगर मैं अब ऐसा कहूंगा तो वह इनकार कर देगी। वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। वह रोती, उसे समझाती और वह फिर गिर जाता। इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मैंने अपनी निगरानी बढ़ा दी। मैंने गुप्त कैमरे लगाए। मैंने उन संदेशों को रिकॉर्ड कर लिया जिन्हें वह भूल गई थी कि उसके लैपटॉप पर खुले थे। मैं दृढ़ निश्चयी था। जब समय आएगा तो उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। यात्रा से पहले मेरे बेटे ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। कुछ तो गड़बड़ थी, पर मुझे नहीं पता था कि क्या गड़बड़ थी। कि अगर कुछ हुआ तो मैं उन्हें बताऊंगी। मैंने वादा किया था। और मैंने उसे ऐसे उदास आंखों से जाते देखा जैसे किसी को पहले से ही अपने अंत का आभास हो गया हो। उस रात उसने फिर फोन पर बात की। उसने मेरे बेटे को बेवकूफ कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें शीघ्र ही बड़े खाते तक पहुंच मिल जाएगी, अन्य संपत्ति पहले से ही तैयार है तथा उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। और मैं अंधेरे में बैठा हुआ समझ गया, वह क्षण आ रहा था। मैंने उस रिकॉर्डिंग को ऐसे रखा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना हो, बदले की भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर। मैं गहराई से जानता था कि यह ऑडियो ही वह कुंजी है जो सब कुछ उलट-पुलट कर सकती है। इस बीच मेलिना ने अपनी भूमिका निभाना जारी रखा, एक ठंडी, लगभग रोबोट जैसी दयालुता से लिपटी हुई। उन्होंने बच्चे में रुचि दिखाने का नाटक किया और मुझसे नियंत्रित मधुरता के साथ बात की, जैसे किसी महत्वहीन सहायक को काम सौंप रहे हों। मैंने चुपचाप उसकी बात मानी, ध्यानपूर्वक सुनने का नाटक किया, उसके हर शब्द, हर हावभाव को मन ही मन नोट किया, जैसे कोई हानिरहित प्राणी के वेश में छिपे शिकारी को देख रहा हो। बच्चा इस बवंडर से बेखबर, एकाग्रचित्त और शुद्ध भाव से अपने ब्लॉकों का निर्माण करता रहा। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगी, भले ही इसका मतलब उस महिला को नष्ट करना हो जिसने उसे दुनिया में लाया है। उस ऑडियो ने सब कुछ बदल दिया। इससे न केवल मेरी भावनाओं की पुष्टि हुई, बल्कि इससे उस क्रूरता का भी पर्दाफाश हुआ जिसके साथ वह मेरे पोते से बात करती थी, मानो वह एक असहज बोध हो। उन्होंने उसे मूर्ख और अंधा आदमी कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें उससे छुटकारा पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। उनके शब्दों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे अलगाम की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि गायब होने, मिटा दिए जाने की बात कर रहे थे, मानो वे किसी सस्ते थिएटर में फेंक दिए जाने वाला कोई टुकड़ा हो। और ये बातें कहते हुए वह हंसने लगी। उसके हाथ में बढ़िया शराब का गिलास था। वह सोफे पर इस तरह झुकी हुई कि मानो दुनिया पर उसका नियंत्रण हो, और वह मेरे पोते को अपनी सत्ता की दौड़ में एक तुच्छ बाधा समझ रही थी। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं वही निश्चल खड़ी रही, उस सोए हुए लड़के को अपनी बाहों में लेकर, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि एक अकेले इंसान के अंदर इतनी सारी बुराई कैसे समा सकती है। मैंने जीवन से कभी भी बहुत अधिक नहीं मांगा। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बेटे को एक योग्य जीवन साथी मिले, एक ऐसी महिला जो उसे पूर्ण करे, जो उसके साथ एक घर बनाए। लेकिन इसके बजाय वह एक ऐसी महिला के साथ जुड़ गया जो केवल एक माँ होने का दिखावा करती थी, जो घर में ऐसे घूमती थी जैसे सब कुछ उसकी अपनी हो, एक वायरस की तरह घुसपैठ करती थी, धीरे धीरे हर दीवार, हर स्नेह को निगलती जा रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं सफल हो रहा था। अगली सुबह मेलिना ने अपनी उपस्थिति की दिनचर्या जारी रखी। वह मुस्कुराए, आदेश दिए, पूछा कि क्या लड़के ने खाना खाया है। उन्होंने स्वयं को मेरे बेटे के कार्यालय में बंद कर लिया और घंटों वही रहे, ईमेल का जवाब देते रहे, कागजातों को व्यवस्थित करते रहे, इस ठंडेपन के साथ जैसे कोई खुद को अछूत महसूस कर रहा हो। मैं उसे दूर से, बिना किसी विरोध या संदेह के देखता रहा। मैं बस इंतजार करता रहा। 2 दिन इसी तरह बीत गए। मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया था।
मैं हर रात लड़के का हालचाल जानने के लिए फोन करता था। उसकी आवाज तनावपूर्ण लग रही थी, हालांकि उसने उसे छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बैठकें काफी समय तक चली और एक निवेशक ने और समय मांगा था। मैंने शांति से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है, लड़का ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं बताया। अभी तक नहीं। तीसरे दिन कुछ टूट गया। मेलिना ने एक और कॉल किया, जो सामान्य से कुछ देर बाद था, इस बार लॉकर रूम से। मैंने चुपके से दालान में झांका। वह आईने के सामने बैठी थी और उसने विशेष अवसरों के लिए आरक्षित सफेद रेशमी वस्त्र पहना हुआ था, बना हुआ, सुगंधित। उसने बड़े प्यार से कहा। उसने कहा कि वह उसे याद करती है, कि वह उसे दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, कि वह उसके दिल का सच्चा मालिक है। उसने अपने पति को नकली कहा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कंपनी के सबसे बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर अंततः वह उसे अपने जीवन से मिटा देंगी, जैसे कि अपने सेल फोन से कोई अप्रासंगिक संदेश मिटा रही हो। उस क्षण मुझे क्रोध या पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, बस एक सघन और पूर्ण शांति। मैं बिना किसी हड़बड़ी के अपने कमरे में लौट आया। मैंने दराजों के बीच छिपी छोटी सी तिजोरी खोली और सारे साक्ष्य उसमें रख दिए, ऑडियो, प्रिंट, कागजात। मुझे पता था कि मुझे जल्द ही उनमें से प्रत्येक की आवश्यकता होगी। अगले दिन मेलिना लगभग 3 घंटे के लिए बाहर गई। उन्होंने कहा कि वह नियमित जांच करेंगे। 20 मिनट बाद कैमरों ने उसे एक गुप्त कैफे में प्रवेश करते हुए दिखाया। उसके साथ सूट पहने एक तगड़ा आदमी था, जो स्पष्ट रूप से वकील, भाई या डॉक्टर नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा, फिर दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए बैठ गए, जबकि वह मेरे बेटे द्वारा दिए गए सुनहरे पेन से अंशों को हाईलाइट कर रही थीं। मैंने वह वीडियो सहेज लिया है। किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले ही स्वयं को दोषी ठहरा चुकी थी। जब वह वापस लौटा तो उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉल का दावा करते हुए मुझसे लड़के का खाना बनाने को कहा, और वह कमरे में गायब हो गया। उस रात, जब मेरा पोता मेरी गोद में सो रहा था, मेरे बेटे ने आवाज लगाई। मैंने बताया कि सब कुछ शांतिपूर्ण था और मेलिना ने उसके बारे में पूछा भी नहीं था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, माँ, ध्यान से सुनो। मैं अभी यह नहीं समझा सकता, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जब मैं वापस आऊंगा तो हमें अकेले में बात करनी होगी। मुझे उसी क्षण समझ आ गया कि वह भी देखने लगा है। अंततः बिक्री में गिरावट आने लगी। वह कई सप्ताहों में पहली रात थी जब मैं शांति से सो पाया। मुझे पता था कि मेलिना का समय खत्म हो रहा है। कुछ ही दिनों में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि विश्वासघात के और भी स्तर आने बाकी है। अगले दिन सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, एक ऐसी शांति जो अनूठी लग रही थी। मेलिना देर से उठी। उसने लड़के का जिक्र तक नहीं किया और दोपहर के भोजन तक अपने कमरे में बंद रही। जब वह अंतर वहां से चला गया तो वह हल्के से मुस्कुरा रहा था, मानो वह छुट्टी पर हो। मैं सुरक्षित था। उसे विश्वास था कि उसका पति अभी भी दूर है, किसी को कुछ पता नहीं चला है, योजना काम कर रही है। लेकिन अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं था, मैंने अभिनय करना शुरू कर दिया था। उसी दिन मैं अपने बेटे की निजी प्रैक्टिस में गया। घर बनने के बाद से ही चाबी मेरे पास थी। मैंने हमेशा इस पहुंच का सम्मान किया है, लेकिन इस बार यह अलग था। मैंने दस्ताने पहने थे। मैंने दराजों, फोल्डरों, अलमारियों को खंगाला। मैं धोखाधड़ी के किसी भी संकेत की तलाश में था। मुझे उम्मीद से अधिक मिला। नकली दस्तावेज, परिवर्तित तिथि वाले अनुबंध, फर्जी कंपनियों के नाम पर जारी चालान, नए खोले गए खातों में स्थानांतरण का प्रमाण, और ये सभी मेरे बेटे के जाली हस्ताक्षर के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है। मेलिना हमारी सोच से कहीं आगे थी। वह एक विनाशकारी वित्तीय तख्तापलट की योजना बना रहा था। मैंने हर चीज की तस्वीरें खींची। मैंने इसे अपने फोन में सेव कर लिया और क्लाउड पर बैकअप कर लिया। फिर मैंने घर की सुरक्षा प्रणाली तक पहुंच बनाई। मैंने उसके पिछले कुछ महीनों के प्रवेश और निकास लॉग डाउनलोड किए। मैंने सुबह की भागदौड़, रात की मुलाकातें, गुप्त बैठकें देखीं। मुझे पता चला कि मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन, जब वह उसके लिए एक विशेष उपहार खरीदने में व्यस्त था, उस समय वह अपने प्रेमी के साथ सिनेमाघर में थी। उसी रात मैं उसके कमरे में गया और ध्यान से उसके बैग में तलाशी ली। जिज्ञासावश नहीं, बल्कि तात्कालिकतावश।
मुझे एक दूसरा सेल फोन छिपा हुआ मिला। यह खुला हुआ था। इसमें उसके प्रेमी के साथ संदेश, फोटो, ऑडियो, स्थानांतरण के सबूत, स्थान, इस बारे में बातचीत थी कि कैसे लगभग सब कुछ नियंत्रण में है और वे जल्द ही मुक्त हो जाएंगे, पैसे के साथ और बिना किसी गवाह के। मैंने सब कुछ कॉपी करके वापस रख दिया। हर टुकड़ा एक साथ फिट। मेलिना सिर्फ धोखा नहीं दे रही थी, वह लूटपाट कर रही थी, मेरे बेटे के जीवन को अंदर से तहस-नहस कर रही थी। और योजना में पोते को ऐसे छोड़ देना शामिल था जैसे कोई पुराने फर्नीचर को छोड़ देता है। अगली सुबह मैं मेज पर बैठा उसे देखता रहा। उसने हमेशा की तरह कॉफी पी, नौकरानी को लड़के का कमरा साफ करने के लिए बुलाया और एक वर्चुअल मीटिंग का जिक्र किया। वह ऐसे बोल रही थी जैसे सब कुछ उसी का है, मानो मैं घरेलू सेवा का हिस्सा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे अब बहस करने की जरूरत नहीं थी, मुझे सब कुछ पता था। और उस क्षण वह मेरी ढाल थी। उसी दोपहर मैंने एक विश्वसनीय वकील से संपर्क किया। मैंने बिना नाम बताए स्थिति की सूचना दी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि धोखाधड़ी साबित होने की स्थिति में मैं अपने बेटे की संपत्ति की सुरक्षा कैसे करूं। मैंने एक पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। मैंने मौन अवरोध शुरू कर दिया। मैंने रास्ते बंद कर दिए। उसने ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा मुझसे दूर ही रहा, लेकिन वह मुझे अक्सर फोन करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, हवा में तनाव सा महसूस हुआ। मैंने उसे आश्वस्त किया, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे वापस जाना होगा, अति आवश्यक। उन्होंने वादा किया कि वह पहली उड़ान पकड़ेंगे और अगले दिन वहां पहुंच जाएंगे। मैं अपने पोते के साथ बगल में सोया था। मैं उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। मेलिना ने बताया कि वह थक गई थी, उसे सिरदर्द हो रहा था और उसने स्वयं को पुनः कमरे में बंद कर लिया। शायद अपनी विदाई लिखने के लिए, या फिर भागने की तैयारी करो। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। परिणाम आने ही वाला था, और यह वही रात होगी। केवल अदृश्य दरारें ही बची रहती हैं, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो अपने आसपास की हर चीज में व्याप्त है। मेरा बेटा चुपचाप चल रहा था। वह जल्दी उठा, थोड़ी देर लड़के के साथ खेला और फिर ऑफिस चला गया। उनके हावभाव में एक भूतिया शांति थी, एक ऐसी शांति जिसे केवल वे लोग ही जानते हैं जिन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया है, केवल आवश्यक चीजों को छोड़कर। 2 दिन बाद वकीलों के साथ बातचीत शुरू हुई। वह मेलिना को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। उसने उससे एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। सब कुछ वकीलों के माध्यम से निपटाया गया। उसने हंगामा किया, संपत्ति पर दावा करने की कोशिश की, कंपनी के शेयरों की मांग की, यहाँ तक कि बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ने का भी संकेत दिया। लेकिन यह ज्यादा दूर तक नहीं गया। साक्ष्य अकाट्य थे, वीडियो, दस्तावेज, संदेश। एक संपूर्ण डोजियर जो तथ्यों को विकृत करने के किसी भी प्रयास को दफनाने के लिए तैयार था। उसके वकील को मौन समझौते का प्रस्ताव देने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने मामूली वित्तीय मुआवजे की मांग की ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित किए बिना प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके तथा कुछ सम्मान के साथ विदा ली जा सके। मेरे बेटे ने स्वीकार कर लिया, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं इसे एक बार में ही समाप्त करना चाहता था, बिना उसकी आवाज फिर कभी सुने। तलाक 3 सप्ताह से भी कम समय में तय हो गया। सब कुछ गोपनीय, बिना किसी सार्वजनिक तमाशे के। लेकिन विनाश पहले ही हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वह एक मौन द्वंद्व जैसा प्रतीत हुआ। घर के अंदर कोई भी जोर से नहीं रोया, लेकिन दर्द रोजमर्रा की जिंदगी पर छाया की तरह छाया रहा। मेरे पोते ने अपनी माँ के बारे में उस पवित्रता के साथ पूछा जिसे सुनकर आपकी छाती फट जाती है। मेरे बेटे ने बिना झूठ बोले, परंतु बिना करवाहट के, मधुरता से जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी माँ दूर है, अब वह अपने पिता और दादी के साथ रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे ने अपने तरीके से समझा। उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने आप को अनुकूलित कर लिया, जैसा कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं जब वे प्यार से घिरे हों। मैंने उसे पहले से भी अधिक कसकर गले लगाया। मैंने उसके लिए भोजन तैयार किया, उसे सुलाने के लिए गाना गाया, जब भी वह चाहता, उसे अपने बिस्तर पर आराम करने दिया। वह मेरी पूरी दुनिया बन गया। और मेरे बेटे की आंखों में, जब भी वे मेरी आंखों से मिलते, जो चला गया था उसके लिए दर्द होता था और जो बचा था उसके लिए कृतज्ञता होती थी। कभी कभी वह मेरे साथ रसोईघर में बैठते, चुपचाप कॉफी पीते
और बस करते, धन्यवाद, बस इतना ही था। लेकिन मैं समझ गया। वह आभारी था कि मैंने उसे छोड़ा नहीं था, कि मैं रुकी थी, कि मैंने देखा था जब वह नहीं रह सका था, कि मैंने बिना टूटे सब कुछ संभाला था। एक दिन दोपहर को उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें एक हस्तलिखित पत्र था। इसमें उन्होंने मुझसे मेरी चेतावनियों को न सुनने, मुझसे दूर चले जाने तथा उन लोगों पर विश्वास करने के लिए क्षमा मांगी जिन्होंने केवल उनका शोषण किया। उन्होंने कहा कि मेरे बिना कुछ भी नहीं बचेगा, कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी जान, उसकी कंपनी और उसके बेटे को बचाया, और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह मेरे द्वारा उसके लिए किए गए काम का कम से कम कुछ हिस्सा तो चुका सकेगा। मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ एक आलिंगन थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं बस उसे शांति पाते देखना चाहता था। कानूनी प्रक्रिया 2 महीने बाद समाप्त हो गई। मेलिना गायब हो गई। उन्होंने फिर कभी संपर्क नहीं किया। मालकिन को भी औपचारिक रूप से कंपनी से निकाल दिया गया और मेरे वकीलों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई गोपनीय जानकारी लीक न हो। धीरे धीरे मेरा बेटा अपने सार को पुनर्खोज रहा था। वह अब भी अधिक गंभीर था, अधिक सावधान था, लेकिन वह उपस्थित था। उसने देर तक काम करना बंद कर दिया। वह अपने बेटे को स्कूल ले जाता था और घर से वापस लाता था। रात में वे साथ मिलकर खाना बनाते, सोफे पर बैठकर फिल्में देखते, हंसते, मानो सब कुछ फिर से शुरू हो गया हो। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब वह शादी के बारे में नहीं सोचता, अब उसका जीवन काम और बेटे के बीच ही सिमट कर रह गया है, प्यार उसके लिए नहीं है। मैंने उसे बोलने दिया। मैंने उसका विरोध नहीं किया। मैं जानता था कि ये शब्द भय से, पीड़ा से निकले थे, और वह समय, यदि हृदय खुला रहे, सब कुछ ठीक कर सकता है। और समय ने, हमेशा की तरह, इसे सिद्ध कर दिया। तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाने और दिनचर्या व्यवस्थित हो जाने के बावजूद भी कुछ ऐसी बात थी जो परेशान कर रही थी। घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। पैसों के कारण नहीं, इस मामले में मेलिना खाली हाथ नहीं लौटी, बल्कि इससे भी बदतर किसी चीज के कारण। यह एहसास कि, दूर होने पर भी, वह अभी भी मौजूद है, तथा वापस लौटने में सक्षम है। एक दिन मुझे एक मौन कॉल आया। कोई नहीं बोला। महज सांस लेना। मैंने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद, मेरे बेटे ने कंपनी में एक काली खिड़कियों वाली कार को घूमते हुए देखा। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन असुविधा वास्तविक थी। हमने उसकी उपस्थिति महसूस की, मानो कार्य करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो। उसकी चुप्पी विस्मृति नहीं थी, यह योजना थी। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। नफरत से नहीं, संरक्षण के। मैं उस औरत को दोबारा उस लड़के के पास नहीं आने दूंगा। मैं उसे नए मुखौटों के साथ उभरते हुए, मुक्ति का दिखावा करते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वह दिखाए कि वह वास्तव में कौन थी, और ऐसा करने के लिए मुझे उसे अपनी सीमा तक धकेलना होगा। एक दोपहर, मैंने एक आपातकालीन कॉल का नाटक किया। मैंने हताश होने का नाटक किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अपनी कुर्सी से आवाजें निकाली, शीशे के सामने रोई, जब तक कि मुझे यह विश्वास नहीं हो गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसके बाद, मैं उस कमरे में गया जहाँ मेलिना तलाक के बाद छोड़े गए कुछ सामान ढूंढ रही थी। वह उसी अहंकारी भाव के साथ आई, मानो अभी भी उसमें कुछ शक्ति बाकी हो। मैं उसके सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में सीधे देखा और कांपती आवाज में उससे वह कहा जो किसी भी माँ को कभी नहीं कहना चाहिए, कि मेरा बेटा एक रात पहले कार दुर्घटना में मर गया था। अस्पताल उसे बचा नहीं सका। वह अविचल थी। वह रोया नहीं, बैठ नहीं गया, अभी फोन उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं निश्चित हूँ। मैंने इसकी पुष्टि एक डॉक्टर की शीतलता से की जो अपरिवर्तनीय निदान देता है। और फिर मैंने इसे देखा। पहली बार मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आत्मा नहीं कांपी। वहाँ कोई शोक नहीं था। वहाँ कोई निराशा नहीं थी। उसने बस अपना पर्स उठाया, वकील को फोन किया और कहा, आप उस पर सक्रिय हो सकते हैं जिस पर हम सहमत हुए थे। मैं खातों, बीमा, परिसंपत्तियों तक तत्काल पहुंच चाहती हूँ। उसने फोन रख दिया। उसने मेरी ओर दर्द से नहीं, बल्कि चिढ़ से देखा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी चिंता न करूं, कि बच्चा उसकी समस्या नहीं थी, कि मैं अपने परिवार से तंग आ चुका हूँ। उसने मुझे पागल बूढ़ी औरत कहा और कहा कि काश यह दुर्घटना उसके साथ घटित होती। और फिर आक्रामकता आई। उसने मुझे गुस्से से धक्का दिया, चिल्लाया कि यह घर मेरा नहीं है, उसके पास दस्तावेज, संपर्क और प्रभाव है।
मैंने उसे सारा जहर उगलने दिया। चिल्लाओ, लात मारो, धमकी दो। और मेरा पोता, जो बहुत छोटा था, सीढ़ियों पर था। सब कुछ देखा। वह शब्दों को तो नहीं समझ पाया, लेकिन हावभाव पहचान गया। वह दौड़कर मेरे पास आया, मेरे पैरों से लिपट गया और भयभीत होकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। वह हिली नहीं, उसकी ओर नहीं देखा। मैं कमरे में गया, उसके कपड़े, टेडी बियर, जूते आदि ले आया। उसने मुझे नहीं रोका। वह गलियारे से चिल्लाकर मुझसे कह रही थी कि मैं जो चाहूं करो, कि उसने पहले ही पन्ना पलट दिया है, कि अब केवल यही मायने रखता है कि आगे क्या होने वाला है, धन, प्रतिष्ठा। मेरा मृत बेटा अब किसी काम का नहीं रहा। मैं अपने पोते का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन दर्द से नहीं, जीत के लिए, क्योंकि अंततः उसने दिखा दिया कि वह कौन थी। मैंने उस रात के प्रदर्शन की सारी रिकॉर्डिंग अपने बेटे को भेज दी, और उनका जवाब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह उसी रात वापस आया। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि अब कोई संदेह नहीं रह गया है। उस महिला को फिर कभी जगह नहीं मिलेगी, एक दरार भी नहीं। और अब, हाँ, वह सचमुच स्वतंत्र था। जब वह घर लौटी तो वह अपने प्रेमी के साथ वहाँ थी, वही पहले वाला जश्न मना रहा था, मानो उसने जीत हासिल कर ली हो। उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस अंतिम निष्कासन नोटिस वाला एक लिफाफा थमा दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और वे वहां से चले गए। उसने रोने की कोशिश की, उसने अपील करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। जब सत्य की जीत होती है, तो मुखौटे की कोई संभावना नहीं रहती। अगली सुबह हमने सारे ताले बदल दिए। सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए। घर के प्रत्येक स्थान को साफ किया गया, पुनर्व्यवस्थित किया गया, पुनः खोजा गया। घमंड से नहीं, लेकिन उस झूठ के निशानों को मिटाने के लिए जिसने सब कुछ दूषित कर दिया है। घर को फिर से आत्मा मिल गई। मेरा बेटा अभी भी चुप था, लेकिन यह एक नया मौन था, किसी का पुनर्जन्म होना। वह अपने बेटे को बगीचे में खेलते हुए देखने में काफी समय बिताता था। मैंने उसे रसोईघर से देखा और यह जानने के लिए पर्याप्त था, उसके पास अभी भी रोशनी थी, भले ही वह मंद थी। वह स्वयं का पुनर्निर्माण कर रहा था। उन्होंने काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन बिना किसी अतिशयोक्ति के। वह पुनः पूर्णकालिक पिता बन गए। वह जल्दी उठे, नाश्ता तैयार किया और अपने बेटे के बालों में कंघी की। वह व्यक्ति बन गया जिसकी उसके बेटे को जरूरत थी, न कि वह दूरस्थ प्रदाता जो मेलिना चाहती थी कि वह बने। मैं उस घर की नींव बनी रही। उन्होंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उस घर की आत्मा का ख्याल रखा। मैंने रात को मोमबत्तियां जलाई, मधुर संगीत बजाया, अपने पोते की पसंदीदा डिश पकाई। जहां मौन से उपचार होता है, वहां मौन था। और फिर, बिना किसी चेतावनी के, अप्रत्याशित घटना घटित हुई। यह एक सामान्य सुबह की घटना थी। आसमान साफ था, सूरज की रोशनी रसोई के पर्दों से छनकर आ रही थी और मेरे पोते ने कागज पर एक घर, एक पेड़, एक पुरुष और एक महिला का चित्र बनाया था जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और बीच में एक बच्चा था। वहां एक कुत्ता भी था और प्रत्येक चेहरे पर रंगीन पेंसिल से मुस्कान बनाई गई थी। इसी मासूमियत भरे परिदृश्य में क्लारा का आगमन हुआ। वह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं आए थे जो स्थान पर कब्जा करना चाहता था, नहीं ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्थान की मांग करता था। वह ऐसे हल्के कदमों से आए जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर देता है। वह कंपनी की टीम में नई थीं, उन्हें सामाजिक परियोजना क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी मुस्कान शांत और आवाज शांत थी, मानो वे हमेशा शांति भंग न करने के लिए धीरे से बोलते हों। पहली कुछ मुलाकातों के दौरान तो मेरा बेटा मुश्किल से ही ऊपर देखता था। यह केवल आवश्यक चीजों तक ही सीमित था। क्लारा ने इसका सम्मान किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती नहीं थोपा, उन्होंने अपनी उपस्थिति का दिखावा नहीं किया, उन्होंने बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे। उन्होंने अपना काम उत्कृष्टता के साथ किया और जब मैं गलियारे में उनके पास से गुजरा तो वे मुस्कुराए जैसे कह रहे हों कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। यह वह लड़का था जो सबसे पहले आया था। एक बार, कंपनी में एक त्वरित दौरे पर, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसकी ओर दौड़ा। क्लारा नीचे हुकी, उसका नाम पूछा और उसे अपने बैग से निकाली गई एक कैंडी दी। मेरा पोता हंसा। वह हंसी मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनी थी।
एक ऐसी हंसी जो न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी आती है। उसके बाद संयोग फिर से दोहराने लगे। क्लारा उसी कॉफी शॉप के पास से गुजरती जहां वह अक्सर जाता था, वह कंपनी के बगल में खेल के मैदान में उस लड़के से मिलती, वह किताबों की दुकान में मेरे बेटे से टकरा जाती। लेकिन यह कोई रणनीति नहीं थी, यह भाग्य था। बाकी काम समय ने कर दिया। मेरा बेटा फिर से मुस्कुराने लगा, पहले आंखों से, फिर मुंह से। वह फूलों पर ध्यान देने लगा, मौसम पर टिप्पणी करने लगा तथा अलविदा कहने में अधिक समय लेने लगा। और फिर एक दिन मैं उसे अपने साथ डिनर पर ले आया। जैसे ही मैंने उसे अंदर आते देखा, मुझे पता चल गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ लेना नहीं चाहता बल्कि कुछ जोड़ना चाहता है। क्लारा ने मेज सजाने में मदद की, भोजन की प्रशंसा की, लड़के की कहानियों पर हंसी और मेरी बातें ध्यान से सुनी। उनके हावभाव में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने न तो भविष्य के बारे में बात की, न ही कोई वादे किए। वह तो बस वही था, संपूर्ण वर्तमान। समय बीतता गया और वह हमारे दिनों का हिस्सा बन गई। मेलिना की तरह नहीं, जिसने पद की मांग की, जिसने क्षेत्र को चिह्नित किया। क्लारा हल्की हालत में पहुंची और इसीलिए वह रुकी रही। उनमें चुपचाप परवार करने का तथा जो कोई नहीं कहता उस पर ध्यान देने का एक तरीका था। वह वही थी जिसने मेरे बेटे के उदास होने पर ध्यान दिया, जो स्कूल के कठिन दिनों में उसके पास जाती थी, जिसने मुझसे पूछे बिना ही चादरें मोड़ने में मेरी मदद की। जैसे जैसे महीने बीतते गए, वह घर आ गई। मेरे पोते ने किसी भी सुझाव से पहले ही उसे चाची कहना शुरू कर दिया, और एक सुनहरी शाम पार्क में टहलते समय उसने उसे मम्मी कहकर पुकारा। यह स्वतःस्फूर्त था। क्लारा भावुक हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। मेरा बेटा भी नहीं। उस रात मैंने देखा कि वे तीनों लिविंग रूम में सोफे पर लेटे हुए टीवी पर कुछ देखकर हंस रहे थे, और एक पल के लिए तो सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसा शुरू से होना चाहिए था। मानो जीवन ने तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद अंततः अपना आधार पा लिया हो। क्लारा ने कभी किसी का स्थान नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना खुद का निर्माण किया। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से स्नेह का एक ऐसा स्थान निर्मित किया जहां पहले केवल खंडहर थे। मेरे बेटे ने फिर से सपने देखना, योजनाएं बनाना शुरू कर दिया, यह विश्वास करना कि प्रेम कोई जोखिम नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। महीनों बाद उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, बिना किसी धूमधाम के। एक साधारण डिनर, एक साधारण अंगूठी, एक ईमानदार सवाल, क्या आप हमारे जीवन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? उसने आंखों में आंसू और कांपते हाथों के साथ हाँ कहा। लड़का इधर उधर उछल कूद कर रहा था और मैं रसोई में खड़ी होकर पूरे मन से यह दृश्य देख रही थी। यह विवाह समारोह बहुत ही गोपनीय तरीके से आयोजित किया गया था, केवल उनके सबसे करीबी लोगों के लिए। मेरे बेटे ने बड़ी पार्टियों में भाग नहीं लिया। मैं तो बस उस बात को औपचारिक रूप देना चाहता था जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से ही सच थी। क्लारा ने हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। इससे और अधिक रंग और अधिक हंसी और अधिक हल्कापन आया। मानो घर आखिरकार पूरा हो गया। आज जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह सब सार्थक था। हर आंसू, हर रात की नींद, हर कठिन चुनाव। अब घर फिर से सांस ले रहा है। ओवन में पके हुए केक की खुशबू आ रही है, कमरे में चारों ओर खिलौने बिखरे पड़े हैं, रेडियो पर जैज के साथ बच्चों के गाने बज रहे हैं। मेरे पोते के अब दो पिता हैं, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरा जिसने उसके लिए पुनर्जन्म लिया, और एक हृदय की माँ जिसे प्रेम पाने के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी भी यही हूँ, अपने कोने में, इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैं तब भी यही रहा जब यहाँ से जाना आसान था। जीवन समय समय पर हमें अलग कर देता है, लेकिन यह हमें नए, मजबूत, अधिक सुंदर धागों से भी जोड़ता है। और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह हमें एक नया मौका देकर आश्चर्यचकित कर देती है। बस सांस लेते रहने का साहस रखे। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यदि इस कहानी ने किसी भी तरह से आपके दिल को छुआ है, यदि आपको लगता है कि यह आपके अपने जीवन से आई हो सकती है, तो मैं आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमेशा एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है, और शायद उसमें आप खुद को भी पालें।